नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। किसानों के नाम पर हो रही आर पार की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से अटल संवाद किया है। कृषि सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से चर्चा के बाद हो रहे किसान आंदोलन को लेकर सीधे विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने बंगाल में किसान सम्मान योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलने से लेकर केरल में एपीएमसी मंडियां नहीं होने की बात करके किसान आंदोलन की राजनीति पर निशाना साधा। हालांकि जब प्रधानमंत्री किसान राजनीति पर प्रहार कर रहे थे तो किसानों को यह समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि नए कृषि कानून उनके लिए कितने जरूरी हैं। उधर किसान संगठनों के दिल्ली में दंगल के 30 दिन हो गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक सरकार पर हमलावर है। इसीलिए आज दंगल में हम किसानों पर हो रही राजनीतिक तकरार पर सीधी बहस करेंगे। किसानों को दुलार, विपक्ष पर प्रहार। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। को पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा। हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। कृषि कानूनों पर अडिग सरकार का किसानों से ये अटल संवाद है। संवाद इसलिए ताकि कृषि कानूनों पर फैल रहा भ्रम दूर हो। संवाद इसलिए कि कृषि सुधारों से होने वाले बदलावों की जरूरत वो महसूस कर सकें। इस संवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन की राजनीति पर सीधा हमला बोला है। जो पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते हैं, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा सवाल किया कि किसान आंदोलन की बात करने वाले अब तक किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े थे। ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। छोटे किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं था। जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कृषि कानूनों को लेकर 6 राज्यों के किसानों से सीधी बात की, देश भर के किसानों को संदेश दिया, तब उन्होंने 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपयों की किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भी ट्रांसफर की है। प्रधानमंत्री ने यह साफ भी किया है कि तथ्य और तर्क के आधार पर कृषि कानूनों पर अभी भी बात हो सकती है। जरूरत हो तो बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान संगठन और विपक्ष के नेता इस अपील को मानेंगे, इसकी गुंजाइश कम दिखती है। मोदी जी आपका दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आंदोलनरत किसानों के सामने आके बैठ के बात करके कोई हाल निकालने की। आप दूर से सरकारी कोष से, सरकारी खजाना से 18,000 करोड़ रुपया आप बांटते हो और कहते हो कि ये आपकी सरकार की सबसे बड़ा किसानों के ऊपर दया है। ये कोई दया है? दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 30 दिन हो चुके हैं, तो इधर सरकार की नीति भी साफ है। बात करेंगे लेकिन कृषि कानूनों पर झुकेंगे नहीं। आज तक ब्यूरो। तो दंगल में आज बहस इसी बात पर कि एक तो ये गतिरोध टूटेगा कैसे, और दूसरा प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, विपक्ष पर जो प्रहार किया है, इस राजनीति को जो एक्सपोज किया है, उसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं, साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव हैं। सबसे पहले सुधांशु जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पर कि आंदोलनकारी किसानों से क्यों नहीं बात करते, उनसे सीधा संवाद क्यों नहीं करते, जो सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी पर लगातार इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? ये कांग्रेस का आरोप है आप पर।
देखिए श्वेता जी, ये जो किसानों से आप बात करने की बात करी, सरकार तो पहले दिन से खुले दिल से बात करने को तैयार है, खुले मन से बात करने को तैयार है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री जी खुला पत्र भी दे चुके हैं। परंतु इस विषय में अगर आप देखें तो हमारे सामने समस्या क्या है? कई ऐसी किसान यूनियनें हैं जिन्होंने इस बात को समझ भी लिया, उन्होंने अपना आंदोलन हटा लिया, चिल्ला बॉर्डर पे जो लोग बैठे थे उन्होंने खाली कर दिया। कई जगहों से कृषि मंत्री जी को किसान यूनियन के लोग आकर इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। तो अब सरकार के सामने दो समस्याएं। पहली समस्या यह है कि एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष दूसरा कह रहा है, तो सरकार को तो समग्र रूप से निर्णय लेना होगा ना। जैसे कई बार ऐसा हुआ है, कावेरी जल विवाद के मुद्दे पे कर्नाटक के किसान कुछ और चाहते हैं, तमिलनाडु के किसान कुछ और, सतलुज यमुना लिंक नहर के नाम के विषय के ऊपर पंजाब के किसानों का मत कुछ और होता है और हरियाणा के किसानों का मत कुछ और। दूसरी समस्या यह है कि भाई आज अगर कोई एक व्यक्ति नेता होता तो यह तय हो जाता कि इतनी बात मान ली गई या यह बात नहीं मानी गई, यहां तक बात तय हो गई। पर चूंकि आज कोई भी व्यक्ति आपस में एक नेता नहीं, और मैं ये नहीं मानता कि किसान नेता नहीं चुन सकता, हर गांव में सरपंच होता है, किसान में तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, परिवार का मुखिया होता है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई एक व्यक्ति आकर नेतृत्व करके उस विषय का समाधान निकाल सके, जिनका उद्देश्य समाधान निकालने में नहीं व्यवधान उत्पन्न करने में बना रहता है। उस कारण से मुख्य समस्या। गौरव वल्लभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। किसानों को ऐसा नहीं है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें वो किसान नहीं हैं जो वाकई खेती करते हैं, लेकिन उसमें नेताओं की नेतागिरी करने वालों की संख्या ज्यादा है। उनका सीधा कहना है कि अगर ये सही नहीं है तो बताइए कि इतने सालों के शासन में कभी किसान सम्मान निधि जैसी कोई योजना आप लोगों की सरकार ने क्यों नहीं लागू की थी? श्वेता जी, 25 किलोमीटर दूर लाखों किसान बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी 2500 किलोमीटर दूर के किसानों से बात कर रहे हैं। अरे भाई, 25 किलोमीटर दूर कड़कड़ाती ठंड में 31 दिनों से लाखों किसान बैठे हैं। आप वहां जाके क्यों नहीं बात करते? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के भ्रमित हैं, तो आप तो भाई मास्टर ऑफ मार्केटिंग हो, आपको तो फिलिप कॉटलर अवार्ड मिला है, तो आप वहां जाके उनको समझाते क्यों नहीं हो कि भाई ये चीजें आपने क्या प्रयास किया? पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं और बड़े ही शालीनता से पूछना चाहता हूं, 18,000 करोड़ रुपए आज प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ किसानों के ट्रांसफर किए। 2015-16 का सेंसस बता रहा हूं कि खेती का, उसमें 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। तो ये 5.5 करोड़ किसानों को क्यों नहीं दिया साहब आपने? इसका जवाब कौन देगा? आपको समझना पड़ेगा कि ये सरकार की दोगली नीति क्या होती है। दोगली नीति उसे कहते हैं श्वेता जी, जब सरकार बनते ही मोदी सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें कहती है कि कोई भी राज्य सरकार अगर समर्थन मूल्य के ऊपर किसान को बोनस देगी तो हम उसकी फसल समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेंगे। दोगली नीति उसे कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके मोदी सरकार 2015 में कहती है कि लागत पर 50% का हम एमएसपी नहीं दे सकते क्योंकि इससे मार्केट खराब हो जाते हैं। दोगली नीति उसे कहते हैं जब 2014 में सत्ता संभालते ही अध्यादेश लाकर किसानों की जमीन को अपने सूट बूट के दोस्तों को देने की तैयारी की जाती है। दोगली नीति उसे कहते हैं जब 2014 से लेकर 19 के बीच 6 करोड़ 60 लाख रुपए अपने दोस्तों के बट्टे खाते में डाले जाते हैं बैंकों के लोन के, पर किसान का 1 रुपया भी नहीं डाला जाता। दोगली नीति उसे कहते हैं जब प्रधानमंत्री फसल बीमा नीति लागू होती है उसमें 26,000 करोड़ रुपए अपने सूट बूट के दोस्तों को कमवा दिया जाता है फसल बीमा की नीति के रूप में, उनके प्रीमियम के रूप में। दोगली नीति उसे कहते हैं। दोगली नीति उसे कहते हैं जब स्वामीनाथन कमीशन की बात की जाती है पर स्वामीनाथन कमीशन का जो कॉस्ट फॉर्मूला है उससे छेड़छाड़ करके एमएसपी को घटाया जाता है। दोगली नीति उसे कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी सहारनपुर में जाके किसानों को बोलते हैं कि 14 दिन में गन्ना किसानों को मैं आपको पैसा दिलवाऊंगा। आज 13,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है और 14 दिनों में नहीं मिला तो प्रधानमंत्री जी आश्वस्त करते हैं कि आपको ब्याज मिलेगा। किस गन्ना किसान को ब्याज मिला, मुझे इसका जवाब दीजिए। दोगली नीति की बात ना कीजिए, सिर्फ 2 काम कीजिए। सबसे पहले तो आज
प्रोग्राम खत्म होते ही अध्यादेश बनवाइए कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसान को मिलेगी, और नंबर 2, इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए और किसानों के साथ बैठकर चर्चा कर संसद में बैठ के सांसदों के साथ चर्चा करके, ऐसे नहीं कि सांसदों को बाहर निष्कासित करवा दो और बिना वोटिंग के अध्यादेश को पास करा लो। लोकतंत्र की हत्या करके नहीं, लोकतंत्र को साथ में लेके, किसानों को साथ में लेके नए कानून बनवाइए और एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। पर एमएसपी तो लिखित में देने के लिए तैयार है ना सरकार, एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी देने को तैयार है, एपीएमसी को लेकर बातें हो गई हैं, अब कानून में भी संशोधन करने के लिए तैयार थे, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? आप भी वही चीज कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो करने के लिए तैयार हैं। नहीं, कोई भड़का रहा है, कोई बरगला रहा है किसानों को क्या? श्वेता जी, किसान इतने जागरूक हैं, उनको कोई नहीं भड़का सकता, उनको सब समझ में आता है। लिखित बात बोलना और कानून में उसका क्लॉज बनाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी भी कई चीजों का आश्वस्त करते हैं श्वेता जी, आपने देखा होगा 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्या क्या स्कीमें नहीं, डिजिटल इंडिया, पर जमीन पर क्या उतरा है हम सबको पता है। हम कानून में चाहते हैं कि कोई भी सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए कि आखिर क्या ये सही है कि सरकार की कथनी और करनी में कहीं पर फर्क महसूस कर रहे हैं किसान, या इसे भी आप बरगलाना कहिए? देखिए, हम तो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं श्वेता जी। हम पे तो ये आरोप ही यही है, यही लोग आरोप लगाते थे, चाहे किसान का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा, ये तो अपना मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, यही क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है इस देश में कि कहते नेता कुछ है, करते कुछ है। अब आपने बहुत दोगली दोगली दगादग दोगली बोला, अब मैं बताता हूं दोगली नीति किसे कहते हैं। कि केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, दिल्ली में आके झंडा उठाते हैं कि एपीएमसी एक्ट होना चाहिए। दोगली नीति से कहते हैं कि जाके छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव के समय राहुल गांधी जी कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में अगर नहीं कर्जा माफ हुआ तो निकाल बाहर कर दूंगा, मगर उसके बाद किसानों का कर्जा नहीं माफ होता है। दोगली नीति से कहते हैं कि आपके पार्टी के नेता आकर कहते हैं कि साहब सरकार, केंद्र सरकार को तो कानून बनाने का हक ही नहीं है, यह हक तो राज्य सरकारों का है, मगर राज्य सरकारों से कानून नहीं बनवाते हैं। दोगली नीति से कहते हैं कि एक तरफ टीवी पे आकर आपके मुख्य प्रवक्ता ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार को हक ही नहीं है, फिर आप कहते हैं कि दिल्ली में लाखों किसान खड़े हैं, आप कानून बनाइए। भाई गजब के तर्क है आपके। एक तरफ हमारे कहते हैं हमें हक नहीं है, दूसरी तरफ दोगली नीति से कहते हैं कि राज्यसभा में आप कहते हैं वोटिंग करने में, अरे अध्यक्षीय आसन के सामने टेबल पे नृत्य करते हुए, किताबें फेंकते हुए, माइक तोड़ते हुए, राज्यसभा के सभापति के ऊपर हिंसात्मक आक्रमण करते हुए आप कहते हैं लोकतंत्र ऐसे चलता है। ऐसा तो साफ सन 52 में राज्यसभा बनने तो छोड़िए, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से आज तक नहीं हुआ। इसलिए पूरे देश की जनता को पता है कि कौन। और दोगली नीति किसे कहते हैं? गौरव वल्लभ जी कान खोलिए और सुन लीजिए। स्वामीनाथन आयोग कब बना? अटल जी की सरकार में। रिपोर्ट कब आई? मनमोहन सिंह की सरकार में 2006 में। और दोगली नीति से कहते हैं 2014 तक एक लाइन नहीं इंप्लीमेंट की गई, इंप्लीमेंट की मोदी जी की सरकार। आज अटल जी का जन्मदिन है, अटल जी के सरकार के समय में वो अवधारणा बनी, मोदी जी के समय में इंप्लीमेंट हुई, मगर आज आकर छाती पीटते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं इंप्लीमेंट हुआ, वो नहीं इंप्लीमेंट हुआ। और दोगली नीति से कहते हैं कि पंजाब में गेहूं और चावल एपीएमसी में होना चाहिए, फल और सब्जी नहीं होना चाहिए। फल और सब्जी तो हम रोज खरीदते हैं, गेहूं चावल महीने 2 महीने में खरीदते हैं। और एक और बात बता दूं, आज आपको दिखाई पड़ा महाराष्ट्र के किसान ने संवाद किया प्रधानमंत्री जी से, उसने कहा कि हाँ हमसे तो सीधे खरीदा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के किसान ने कहा कि 12 से 15 रुपया हमें मिलता था, मंडी में जाने का भाड़ा भी देना पड़ता था, अब अहमदाबाद की कंपनी सीधे 25 रुपया घर से उठा के ले जा रही है। तमिलनाडु का किसान भी था। ये बताइए, आपका तो शासन है, ये छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में कितना किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जनाब आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपने पाठ दिया होता सोशल मीडिया को अगर 4 तस्वीरें भी मिल जाती। इसलिए आपके राज्यों में किसान संतुष्ट है, मगर दिल्ली में आकर किसानों की ठिठुरती ठंड में अपनी राजनीति की रोटी सेकने के प्रयास कर रहे हैं। दोगली नीति इसे कहते हैं। गौरव जी जवाब दीजिए इस बात का, क्या कांग्रेस शासित राज्यों के लिए नियम कुछ और होने चाहिए? जी,
श्वेता जी, इनकी दोगली नीति नहीं, इनकी सही नीति बताता हूँ और फिर दोगली नीति भी बताऊंगा और आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। इनकी सही नीति क्या है कि किसान को थका दो और भगा दो। इस नीति से किसान नहीं हटने वाले भाई साहब, थका के और भगाकर किसान नहीं हटने वाले। आपकी नीति है ढोंग की नीति और प्रचार की नीति। ढोंग की नीति और प्रचार की नीति से किसान नहीं हटने वाले हैं। और अब आपने बहुत दोगली नीति की 1, 2, 3, 4 की बात करी। मैं आपका ध्यान आकर्षण मान्यवर 19 नंबर पेज पर करना चाहता हूं और ये 19 नंबर पेज है रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो स्वयं थे। उसका पेज नंबर 19 पे मान्यवर ये लिखा हुआ है कि एनफोर्स एमएसपी एज ए लीगल राइट। वो माननीय मोदी जी जिस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे वो आज किसानों को नहीं देना चाहते और वो समझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के किसानों से संवाद करना पड़ रहा है उनको। अरे मान्यवर, आप अपने नेताओं की टीवी पर बैठ के आप उनका विरोध क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि एमएसपी को लीगल राइट मिलना चाहिए 19 नंबर पेज पे, और आज आप उन्हीं का खंडन कर रहे हो। दूसरी बात, आपने कहा 44 किसान शहीद हो गए श्वेता जी पिछले 31 दिनों में इस ठिठुरती ठंड में। माननीय प्रधानमंत्री जी को मियां नवाज शरीफ की माता जी को के शोक में पत्र लिखने का समय है, पर ये 44 किसानों को पत्र लिखने का समय नहीं है। ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को है, ना माननीय नरेंद्र तोमर जी को है। 44 किसान शहीद हो गए। एक किसानों के और हमारे देश के बड़े धर्मगुरु ने आत्महत्या कर ली इस किसान आंदोलन की व्यथा को देख के। उनके लिए आपके मन में, किसी के मन में 1 मिनट का भी संवेदना नहीं आई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सुधांशु जी, और जवाब देके जाइएगा आप। एमएसपी को लीगल राइट बनाना गलत है कि सही है? और अगर गलत आप मानते हो तो माननीय मोदी जी ने इसका क्यों लिखा था अपनी रिपोर्ट में कि एनफोर्स एमएसपी एज ए लीगल राइट ऑन पेज नंबर 19? माननीय, इसको कहते हैं दोगली नीति। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा कि कृषि सेंसस के हिसाब से 14.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। आप 9 करोड़ किसानों को ही क्यों दे रहे हो किसान सम्मान निधि का फायदा? अर्थात 40% से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल ये है कि ये पहली सरकार है आजाद हिंदुस्तान की जिसने किसान के उपकरण पर, जिसने फर्टिलाइजर्स पर जीएसटी लगाई। ये पहली सरकार है जिसके पिछले 6 साल के कार्यकाल में डीजल 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है माननीय। ये पहली सरकार है जब एक अध्ययन के अनुसार प्रति एकड़ किसानी की जो लागत है उसमें 15,000 रुपए की वृद्धि हुई। और आपने स्वामीनाथन जी की बात करी। माननीय, स्वामीनाथन जी कहते थे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। आपने वहां भी धोखा करने की कोशिश करी। आपने कॉम्प्रिहेंसिव कुल लागत का 50% एमएसपी नहीं दिया। आपने उस फॉर्मूले को छेड़कर किसानों की एमएसपी कैसे कम की जाए वो काम किया। और आपने एमएसपी की बहुत जिक्र किया। मैं आपको माननीय पिछले 5 साल का और यूपीए 2 के 5 साल की एमएसपी का वृद्धि बताता हूं। धान में यूपीए में 23.9% की वृद्धि हुई, जो पिछले 4 साल में 20.5% की हुई। गेहूं में 25% की वृद्धि यूपीए के कार्यकाल में हुई, जो आज 13% की एमएसपी में वृद्धि हुई। ज्वार में यूपीए के कार्यकाल में 70% की एमएसपी में वृद्धि हुई, जो आज 54% है। और माननीय, एक सवाल और पूछता हूं और फिर आपकी बात सुनूंगा। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ पिछले 5 साल की 3.2% क्यों है, जो यूपीए के दौरान 4.13% थी? 3.1 और 4.3 ये कमी क्यों है? 2018-19 में किसानों की आय सबसे कम पिछले 14 साल में क्यों बढ़ी? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये अपनी बातों से और जुमलेबाजी से किसानों को, आपको लग रहा है कि किसानों को थका दो और भगा दो की नीति काम कर जाएगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आपको किसानों से बात करनी पड़ेगी। इन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और जो मोदी जी 2011 में जिसका झंडा वाहक थे उसको देना पड़ेगा। एमएसपी को लीगल राइट देनी पड़ेगी। गौरव वल्लभ जी, बहुत सारे सवालों की बौछार कर दी आपने सुधांशु जी। इन सारे सवालों के साथ एक सवाल मैं भी जोड़ रही हूँ, वो ये कि आपने कहा कि अलग अलग राज्य के जो किसान हैं, अलग अलग राज्यों के किसानों की अपनी अलग अलग जरूरतें, अपनी अलग अलग मांगे हैं। सबके लिए अलग अलग ये कानून है। परसेप्शन के हिसाब से सबको अलग अलग तरीके से सूट कर रहा है ये कानून। तो अगर 2 राज्य भी नाराज हैं तो क्या उसे एड्रेस नहीं किया जाएगा?
जो गौरव वल्लभ अपनी तरफ से कह रहे हैं कि बस 25 किलोमीटर दूर नहीं गए प्रधानमंत्री और 2500 किलोमीटर दूर के किसानों से बात कर ली, तो गौरव वल्लभ के उन तमाम आरोपों के बीच एक सवाल मैं भी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि करेंगे कैसे, एड्रेस कैसे करेंगे आप इस इशू को? आप देखिए, किसान एक राज्य दो राज्य क्या कहा, दो किसान भी कष्ट में हैं तो हमारे लिए संवेदना का विषय, इसीलिए तो सरकार ने वो सारे संशोधन करने को राजी थी। लिखित में एमएसपी भी की गारंटी देने को तैयार थी। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, हम तो श्वेता जी बचपन में सुनते थे, कांग्रेस का नारा था सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। सरकार चलाने की हैसियत तो खैर जनता ने बता दी है। आज ये कह रहे 2500 किलोमीटर दूर बैठे फार्मर का कोई मतलब ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश के फार्मर की कोई हैसियत नहीं, तमिलनाडु के फार्मर की कोई हैसियत नहीं। गजब की आपकी राष्ट्रीय एकता है भाई। चूंकि आपके नेतृत्व की सोच दिल्ली तक सीमित है, जिसे कहते थे ना, एक आखिरी मुगल बादशाह था शाह आलम, जिसके लिए कहते थे सल्तनते शाह आलम जे लाल किले थे पालम। इस कारण से आपको 2500 किलोमीटर दूर बहुत दूर लगता है। प्रधानमंत्री वो है जो सब घर घर छान के बैठे। अब बताता हूं आपको, 2011, आप तो बहुत पढ़े लिखे, देखिए श्वेता जी, दोगली नीति किसे कहते हैं। हमसे कह रहे हैं कि 50% में इस फार्मूले के तहत दिया, उस फार्मूले के तहत नहीं दिया। अपने जमाने में स्वामीनाथन कमीशन में 5% भी नहीं दिया, और यहां आके भाषण 50% के इस फार्मूले बनाम उस फार्मूले पे। अब बताता हूं, मोदी जी का 2011 का कोट कर रहे हैं कि साहब लीगल होना चाहिए, नहीं दिया। भाई 2011 में किसकी सरकार थी भाई? इस समय छाती ठोकने वाले बोलो तो, क्यों नहीं दिया 2011 में? अब मैं बताता हूं मोदी जी ने जो कहा और आज में क्या अंतर आया। 2011 और आज में एक अंतर है। हमने सिर्फ एमएसपी का ही यथावत रखते हुए सिर्फ ट्रेड की ही स्वीकृति नहीं दी है, हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी खत्म किया है, ताकि भंडारण को लेकर सुविधा नहीं, उस जमाने में नहीं था। खाद्य सुरक्षा कानून है, उस जमाने में नहीं था। आप पढ़े लिखे हैं, WTO में 2011, 12 और 13 में आपकी सरकारें कहां तक झुकती चली जा रही थी। मैं दर्शकों से कहूंगा, जिनेवा 2013, WTO भारत सरकार के बीच की चीजें नेट पे जाके चेक करिए। और अगस्त 2014 बाली में आकर जिस तरह चट्टान की तरह मोदी सरकार आके खड़ी हो गई, अन्यथा 2022-23 आते आते हम एमएसपी देने लायक हमारे हाथ ही बन गए होते। ये स्थिति नहीं थी। उन परिस्थितियों में मोदी जी ने कहा था, और आप इन सारे परिस्थितियों के संवाहक आज हमसे ये कह रहे हैं। गजब की बात है। देखिए, एक तरफ श्वेता जी ये कहते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, हमने अनाज में आत्मनिर्भर किया, फिर हमारे जमाने में अनाज के भंडार भरने लगे, और शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, याद करिए, इस कदर अनाज भरा हुआ था 2013-14 में, सड़ रहा था, ओपन में पड़ा हुआ अनाज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके पास भंडारण करने लायक जगह नहीं है तो कृपया गरीबों को मुफ्त में बांट दीजिए। मगर उसके बाद भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होना चाहिए 1955 वाला। भाई, दो में से एक बात मान लो, या तो मान लो देश 1955 में था, तुम कुछ नहीं कर पाए थे, और यदि किया था तो 1955 वाला नियम क्यों चाहिए? इसे कहते हैं दोगली नीति। इसलिए पूरा देश अच्छी तरीके से परिचित है। और एक और बात बोली थी, अभी आपने बात कही कि किसानों की मृत्यु हुई। एक भी किसान की मृत्यु हमें संवेदना व्यक्त करती है, पर जब 100 सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, वो सब किसानों के बेटे होते हैं। और आपके दौरे हुकूमत में जेएनयू में जश्न मनता है, और आप चुप रहते हैं, उल्टा उन लोगों के समर्थन में जाके खड़े होते हैं जो कहते हैं कि सुरक्षा बलों के उन जवानों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठुठुरती ठंड से लेके, रेगिस्तान से लेके, जंगल में जाकर इन्हीं किसानों के परिवार के बेटे होते हैं। उनको सजाएं दिलवाने के लिए जो वकील कोर्ट में जाके अर्जियां लगाते हैं, उनके साथ आके आप खड़े होते हैं, फिर कहते हैं कि हमें किसान की मृत्यु के ऊपर भाषण देते हैं। तो मेरे विचार से देश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है। आपके पास किसी चीज का कोई उत्तर नहीं है। 3 काले कानून कह रहे हैं, तो अपने मैनिफेस्टो का बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं। वो बिंदु कुमार 17 के लिए माफी मांग लीजिए ना कि हमने गलत लिखा था, आगे से हमारी कही बात पे भरोसा मत करो। और ये तो आप भी कहते हैं, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि सिडेशन यानी देशद्रोह को खत्म कर देना चाहिए कानून को। और श्वेता जी, 2019 के बाद यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति पे किसी राज्य में सिडेशन का कानून लगा है, देशद्रोह का, तो राजस्थान में लगा है, इन्हीं की पार्टी के अपने विधायकों में लगा है, क्योंकि उसको शक था कि सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं। चलिए हम दूसरे कानूनों की तरफ न भटके, लेकिन इसमें यह देखें कि किसान कानून जो है, ये जो 3 कानूनों की बात हो रही है, क्या ये वाकई रिफॉर्म है? क्या रिफॉर्म है तो बहुत तेजी से लागू कर दिए गए?
क्या रिफॉर्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? लड़ाई किस चीज की है और अब समाधान कहां से निकलेगा अगर इस तरह की रस्साकशी रही? इस दंगल में हम बहस कर रहे हैं किसान राजनीति पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद करके विपक्ष पर निशाना साधा है। हालांकि सरकार कड़े विरोध के बावजूद कृषि कानूनों पर अडिग है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि अगर बातचीत की जरूरत हो तो सरकार इसके लिए तैयार है। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले बातचीत के पीएम के प्रस्ताव वाला बयान सुन लेते हैं। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। गौरव वल्लभ जी, शुरुआत से सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि इस मामले में अहम की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि हम बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात को बार बार कहते रहना कि जब तक तीनों कानूनों को हटाया नहीं जाएगा तो बात ही नहीं होगी, और राजनीति भी इस बात में एक तरह से कहें तो घी डालने का काम करे, तो यह मामला आप लोग भी तो आखिर चाहते ही होंगे ना कि समाधान निकले। बिल्कुल चाहते हैं श्वेता जी। हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं टीवी पर सफाई और उनके मंत्री दे रहे हैं चिट्ठियों की दुहाई, पर दोनों ही नहीं चाहते किसान की भलाई। ये नटशेल में पिछले 31 दिन का एसेंस है, क्योंकि इनकी नीति है ढोंग की नीति और झूठ का प्रचार। ये इन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा सरकार आपको, और मैं इसका आपको कारण देता हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले सुधांशु जी ने कई बातें कही। सुधांशु जी ने कहा 2011 में हमने कहा, पर उस समय आपकी सरकार थी, आपको देना चाहिए था। सुधांशु जी, हमारी सरकार ऐसे काले कानून नहीं लाई कि एपीएमसी को बाईपास करके प्राइवेट मंडियां खोल दी जाएगी, सूट बूट के दोस्त उस मंडियों के मालिक बन जाएंगे और किसान की फसल की उपज को औने पौने दामों में खरीदा जाएगा। ऐसे काले कानून हमारी सरकार नहीं लेके आई। सुधांशु जी, 10 साल सेवा करने का मौका 2004 से 14 जनता ने हमको भी दिया, पर कभी किसानों के ऊपर लाठियां नहीं बरसाई, कभी उनके ऊपर सर्दी के अंदर पानी का छिड़काव नहीं किया, उनको रोकने के लिए खड्डे नहीं खुदवाए रोडों पर। सुधांशु जी, आपकी नीति और नीयत दोनों खराब है, और उसका उदाहरण देता हूं। आपने 6 साल में 6,60,000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों के जो बैंक बोरोवर्स थे उनके 6,60,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले। क्या 1 रुपया भी आपने किसान का बट्टे खाते में डाला? क्योंकि हमारे यहाँ किसान उस समय क्यों नहीं सड़क पर बैठे थे सुधांशु जी, पता है? क्योंकि उस समय की जो सरकार थी उसने अपने दोस्तों के कॉर्पोरेट जो अकाउंट्स थे उनको बट्टे खाते में नहीं डाला, किसान के 70,000 करोड़ रुपए माफ करके दिखाए थे, किसानों के घर घर तक खुशहाली पहुंचाने का काम किया था। और उसका मैंने आपको आंकड़ा भी दिया है कि यूपीए 2 के दौरान एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4.3% थी, जो मोदी जी के पहले कार्यकाल में 3.1% रही। ये सरकारी आंकड़े हैं सुधांशु जी, इनके ऊपर आपको गौर फरमाना पड़ेगा। आप फसल बीमा भी लाते हो तो 26,000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को मुनाफा कमवा देते हो। आपकी पहली सरकार है सुधांशु जी आजादी। लेकिन गौरव वल्लभ जी, एक चीज समझना भी चाहूंगी आपसे कि अगर कब तक एक पूरे देश की समाज की सोच ऐसी हो सकती है कि अगर नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई की जाएगी? क्यों नहीं एक ऐसे दौर की शुरुआत हो जहां पर किसान इतना स्वावलंबी, इतना आत्मनिर्भर हो कि अगर नुकसान हो जाए, अगर आपदा आए तो उसे दरअसल आर्थिक नुकसान ना हो रहा हो, उसकी भरपाई कोई और कर रहा हो, उसका इंश्योरेंस हो चुका हो। ऐसी चीजें क्यों नहीं होंगी? कब तक हम उस पुरानी सोच पर रहेंगे? बिल्कुल सही है, पर उस किसान के जो बजट एलोकेट हुआ उसमें से 26,000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को मत कमवाओ। वो 26,000 करोड़ रुपए आप किसानों का इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हो और उस प्रीमियम दे रहे हो अपने दोस्तों को, ये गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं श्वेता जी, पर पहले किसान को आप सुदृढ़ तो करो। आप किसानों को लाठियां मारते हो, उनको कहते हो ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े है,
ये माओविस्ट है, ये चाइनीज एजेंट है, ये कनाडा के टुकड़े पे पल रहे हैं, ये वामपंथ विचारधारा सुधांशु के जी हैं, जवाब ये दीजिए। लीडरलेस है। मैं आपसे सुधांशु जी पूछना जवाब चाहता हूं, दीजिए इसका। श्वेता जी, एक मिनट हाँ, 30 इनका सेकंड जवाब श्वेता देता जी, हूं। 30 सेकंड आप सुधांशु जी, बोलिए। सुधांशु और जी बोलिए। एक लाइन बोल दूं। सुधांशु जी। श्वेता जी, मुझे पक्का पता है आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जरूर सिंगू बॉर्डर गई होगी। श्वेता जी, आपको वहां उनके चेहरे देख के आपको वो पाकिस्तानी लगे, आपको चाइनीज एजेंट लगे, वो टुकड़े तोड़ने के लिए यहाँ है, वो वामपंथी लगे, वो आपको देशद्रोही लगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्वेता जी। मुझे तो वो मेरे दादा, नाना, काका, ताऊ की शक्लें उनसे मिलती है, मुझे तो वो वैसे लगे। मुझे तो उनमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं दिखा, मुझे तो कोई खालिस्तानी नहीं लगा। और रही बात श्वेता जी, 44 किसान की शहादत हो गई ठंड के कारण बॉर्डर पे बैठे बैठे। प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, एक बार मुंह से तो बोल देते कि जिन लोगों की शहादत हुई उनके अच्छा, प्रति मेरी 30 सेकंड की बात आपने की थी गौरव वल्लभ जी। वैसे भी देखिए, सबको किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था कि सारे आतंकवादी, सारे खालिस्तानी, लेकिन हाँ कुछ सवाल उस बात पर जरूर उठाए गए थे कि कुछ पोस्टर्स क्यों थे, कुछ पोस्टर्स एक खास तरह के पोस्टर क्यों थे, इस पर सवाल उठा था। किसान होने पर किसी को संशय नहीं है। जी सुधांशु जी जवाब दीजिए। अब देखिए, मैं बताता हूं, किसी ने नहीं कहा किसानों के बारे में, कोई नहीं कहता कि किसान कोई पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कोई चीनी एजेंट। मगर गौरव वल्लभ जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही थे। 2 दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी। देशद्रोही थे, जेल में डाला था आपने देशद्रोह के मुकदमे लगा के। जॉर्ज फर्नांडिस को बड़ौदा डायनामाइट केस में देशद्रोही कह के हाथ में हथकड़ी लगा के रस्सी पकड़ते हुए जैसे दुर्दांत अपराधी को चलाया जाता है, वो चलाया था। वो देशद्रोही थे। इसलिए किसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये पूरे देश को पता है। अब दूसरी बात, आपने कहा आपकी किसान ने ऐसे नियम, खेत ने, मतलब आपकी सरकार ने ऐसे नियम नहीं बनाए किसानों के लिए। अरे आप इसी कार्यक्रम के पहले वक्तव्य को भूल गए। जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी जी के राज्य केरल में एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। पंजाब में तो आपकी सरकार है, तो फल और सब्जी पे क्यों नहीं? चलिए वो भी छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं, बड़े दोस्तों को पैसे कमवा रहे हैं, तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जिनके आप नाम ले रहे हो 2014 से पहले तो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार थे, वो 2014 के बाद अरबपति हो गए। अरे जनाब, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी नरसिम्हा राव के जमाने में जो बनी, उनसे ये सब लोग बड़े हुए। और रही बात बड़े दोस्तों को कमवाने की, तो खाद्य प्रसंस्करण की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है नेस्ले। पंजाब में उस जमाने में उसका समझौता नेहरू जी के जमाने में हुआ था। और पेप्सी, राजीव गांधी कितने पैसे कमवा रहे हैं भाई उसको? बताइए कितने पैसे कमा रहे हैं नेस्ले और पेप्सी को? अगर नुकसान हो रहा तो निकाल बाहर क्यों नहीं किया? अगर फायदा हो रहा है पंजाब के किसान का, तो फायदा दूसरी जगहों पे क्यों नहीं करना चाहते? कि नेस्ले पेप्सी के लिए तो ठीक है, बाकी लोगों को फायदा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही, देखिए किसान कोई भी मांग रखें हम तैयार हैं। मुद्दा तो यह था कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, फिर मुद्दे डाइवर्ट होने लगे। चलिए वहां आ गया कि साहब पराली के ऊपर जो मुकदमे लगे वापस हो जाए, उसका एमएसपी से कोई मतलब नहीं, चलिए वही मान लिया। ये टोल प्लाजा फ्री कर दिया जाए, इसका किसान की एमएसपी से क्या संबंध है? प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आप जरा मुझे बता दीजिएगा। और जो लोग सीएनआरसी में जेल गए थे, उनको रिहाई कर दिया जाए, इसका किसान से क्या लेना देना है, ये मुझे बता दीजिए। ये टोल प्लाजा फ्री करना, जबरदस्ती आकर ये भारत के विकास के राजमार्ग पर वह अवरोध उत्पन्न करना, और दूसरी घटना, दोनों को मैं एक नजरिए से देखता हूं कि एप्पल की फैक्ट्री में बेंगलोर में बवाल हो जाना। क्यों? क्योंकि एप्पल की फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर भारत आई है। वही वो तत्व जो वहां बवाल करवा रहे हैं, वैसे ही तत्व यहां घुसपैठ करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप बताइए, टोल प्लाजा, मैं फिर कह रहा हूं, टोल प्लाजा का एमएसपी के साथ संबंध, और जो आतंकवाद के आरोपियों का एमएसपी संबंध, और जिसमें कौन से लोगों की रिहाई? वारा राव जो इंदिरा गांधी के जमाने में जेल गए, जो राजीव गांधी के जमाने में जेल गए, जो लोग जिनके ऊपर मुकदमे मनमोहन सिंह के जमाने में भी जिनके ऊपर कार्रवाइयां हुई, वो सब लोग आकर अचानक आज बड़े बेचारे बुद्धिजीवी हो गए। जरा जवाब दे दीजिए कि इंदिरा गांधी ने 1980-1974 में उनको जेल भेजा था, वो लोग आज कैसे आपके लिए बेचारे बुद्धिजीवी हो गए? और टोल प्लाजा का एमएसपी से क्या संबंध है? जी जवाब दूं श्वेता जी, आपने मुझसे सवाल किया कि ऐसा, सुधांशु जी ने भी कहा ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैं नाम लेके बताता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य दिया कि बैठे हुए किसान पाकिस्तानी।
हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा ये चाइनीज एजेंट है। देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने उनके लिए शब्द यूज किया, ये माओवादी है। मंत्री वीके सिंह जैसे व्यक्ति ने उनके लिए कहा सारे कि किसान नहीं, जो माओवादी घुस रहे थे, प्लीज आप जानकारी है। प्लीज सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पीयूष गोयल जी ने उनके लिए माओवादी का शब्द यूज किया। वीके सिंह साहब जो मंत्री है वो कहते हैं ये फोटो से तो किसान नहीं लगते। रमेश बिदुड़ी जो इनके दिल्ली से सांसद है वो कहते हैं कि ये कनाडा और पाकिस्तान के टुकड़े खाने के लिए, फ्री के मुफ्तखोर टुकड़े खाने के लिए किसान बैठे हैं। क्या आप इन चीजों से सहमत हैं? अगर आप असहमत हैं तो उनके खिलाफ अब प्रोग्राम खत्म होते ही ट्वीट जरूर करिएगा और मुझे टैग करके करिएगा, क्योंकि मैं आपके ट्वीट को रीट्वीट करूंगा और गर्व से कहूंगा कि मेरी बात सुधांशु जी ने मानी। दूसरी बात, आपने मेरे को कई उदाहरण दिए। महोदय, आप 6 मांगे हैं, आप 5 मांगे छोड़ देते हो। 5 मांगे मान के तो दिखाओ। नहीं, लेकिन गौरव वल्लभ जी, उस छठी मांग को आप उस सूची से बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। आप नहीं छोड़ सकते हैं उस सूची से बाहर। मैं जवाब दे रहा हूं ना। आपको मैं बोलता हूं श्वेता जी, आप एमएसपी पर कानूनी गारंटी का अध्यादेश लाइए और फिर खुले मन से बात करिए। आप कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, तुम या तो थक जाओ या भाग जाओ। थका दो और भगा दो की नीति नहीं चलेगी सुधांशु जी। फिर मैंने आपसे सवाल, सुधांशु जी, क्या ये संभव है? लिखित गारंटी की जगह क्या ये काम हो सकता है? जी, दूसरी बात, हम विचार कर सकते हैं, गौरव वल्लभ जी माफी मांग लें कि उनके जो नेताओं ने बयान दिए कि केंद्र को बनाने का हक नहीं था, ये माफी मांग ले या फिर राज्य से बनवा दे। अगर ये कहते राज्य नहीं केंद्र से कोई बनाना है तो ये माफी मांगे। पहले रणदीप सुरजेवाला जी ने आप ही के चैनल के ऊपर श्वेता जी इंटरव्यू दिया है, जाके सारे दर्शक चेक कर सकते हैं, कहेंगे कुछ और दूसरी बात, आपने विदेश की बात कही, कनाडा का प्रधानमंत्री बोल रहा है, स्पेन के नेता बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के वनडे मैच में बोला जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं गौरव वल्लभ जी, आपको यह बात क्या अखरती नहीं है कि कौन होता कनाडा का प्रधानमंत्री बोलने वाला हमारे आपके बीच में? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर वॉशिंगटन डीसी में जिन लोगों ने अपमान किया, उस पर चू क्यों नहीं निकला गांधी नामधारी भाई? अगर हो तो जाइएगा इस प्रोग्राम से बाहर निकलकर ट्वीट करिएगा कि जिन लोगों ने गांधी जी का अपमान किया, मैं गांधी नामधारी, मैं खद्दरधारी, उसकी आलोचना करता हूं, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूं, मैं भी ट्वीट करूंगा, वरना अंदर से मैले हुई बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मने। चलिए, मैं भी ट्विटर पर जाकर जरा देखूं कि आप दोनों में से कौन ट्वीट कर रहा है और कौन उसके ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है। गौरव वल्लभ जी, समय इतना ही है दरअसल, और एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। हमने एक सवाल पूछा था दर्शकों से कि क्या किसान आंदोलन की राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार कारगर है? आप लोगों ने क्या जवाब दिए हैं, क्या मैसेजेस भेजे हैं हमें? दंगल में हमारा आज का सवाल था कि क्या किसान आंदोलन की राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार कारगर है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 78% ने हाँ कहा है, जबकि 22% ने कहा है ना, ये कारगर नहीं है। दंगल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।